this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are doing great. तो मैक्रो की यूनिट 1 नेशनल इनकम हम लोगों ने कंप्लीट कर ली. नेशनल इनकम के चारों चैप्टर्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए. अब आज है हमारी वन शॉट लेक्चर सीरीज का डे 5 एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू चैप्टर नंबर 5 मनी. देखो इस यूनिट का क्या नाम है, यूनिट 2 का नाम है मनी एंड बैंकिंग. एनसीईआरटी के हिसाब से आपका एक ही चैप्टर है, लेकिन रेफरेंस बुक्स के अंदर मनी चैप्टर अलग है, बैंकिंग चैप्टर अलग है. तो हम भी आज मनी करेंगे, कल की क्लास में बैंकिंग करेंगे. शुरू करें फटाफट से. देखो सबसे पहले चैप्टर की शुरुआत होती है मनी होता क्या है और मनी का इवोल्यूशन कैसे हुआ, मनी का जन्म कैसे हुआ. तो देखो मनी क्या है, कोई भी एक ऐसी चीज जिसकी हेल्प से एक्सचेंज पॉसिबल है. अगर हमें कोई भी चीज परचेज करनी है, गाड़ी खरीदनी है, कुरकुरे खरीदने हैं, चिप्स चाहिए, हमें सिंपली सामने वाले को क्या देना है, मनी देनी है, हमारे पास में हमारी चीज आ जाएगी. तो मनी क्या है, एक ऐसी चीज है जिसकी हेल्प से एक्सचेंज पॉसिबल है. मैं मनी की हेल्प से कुछ भी परचेज कर सकती हूँ और सामने वाला ही मुझे मनी के लिए कोई ना कोई चीज सेल कर रहा है. समझ में आया. तो मनी क्या है, एक ऐसी चीज विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करती है मनी है. तो सेल और परचेज पॉसिबल है, अदरवाइज सेल और परचेज पॉसिबल नहीं है. समझ में आ गया. जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया में रुपीज यूज करते हैं, रुपी क्या है, मनी है. यूएसए की बात करें तो यूएसए के अंदर यूएस डॉलर क्या है, मनी है. समझ में आ गया. मनी क्या है, एनीथिंग विच इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज मनी. अब देखो इस मनी का इवोल्यूशन कैसे हुआ, मनी का जन्म कैसे हुआ. तो देखो जब मनी एग्जिस्ट नहीं करती थी तब चला करता था बार्टर सिस्टम. छोटी क्लासेस में भी पढ़ के आए हो ना. बार्टर सिस्टम में क्या होता है, गुड्स से गुड्स का एक्सचेंज होता है, कमोडिटी से कमोडिटी का एक्सचेंज होता है. फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास में राइस है और मुझे वीट की रिक्वायरमेंट है. तो सबसे पहले तो मैं ये ढूंढूंगी यार वीट किसके पास में अवेलेबल है. पैसा तो एग्जिस्ट करता नहीं है, मेरे पास में राइस है, मुझे वीट की रिक्वायरमेंट है, तो मैं ये ढूंढूंगी कि यार वीट किसके पास में अवेलेबल है. अच्छा भाई मिल गया, इस बंदे के पास में वीट अवेलेबल है. अब मैं ये देखूंगी कि इस बंदे को भी मेरे राइस की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए. मैं मेरा राइस सेल करूंगी, सामने वाले से वीट परचेज करूंगी. दिस इज बार्टर सिस्टम. बट जैसे जैसे ह्यूमन वांट्स बढ़ती गई हमें समझ में आया यार बार्टर सिस्टम इनएफिशिएंट है, इससे काम नहीं चलेगा. बार्टर सिस्टम के अंदर सेल भी एक साथ हो रही है, परचेज भी एक साथ हो रहा है. तो उसके बाद में ब्रिटिश रूल के टाइम पर जन्म होता है गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स का. गोल्ड के कॉइन्स आने लगे, सिल्वर के सिक्के आने लगे. लेकिन देखो वही है, गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स को भी कैरी करना बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो जाता है. प्लस इसके साथ में एक चीज और थी. मान लो ये सिल्वर का कॉइन है, सिल्वर के ऊपर कॉइन के ऊपर लिखा हुआ है 10 रुपए. ये 10 रुपए क्या है, इसकी फेस वैल्यू है. लेकिन अगर आप इसे पिघालोगे तो इसके अंदर जो सिल्वर है उस सिल्वर की कीमत 10 रुपए से भी ज्यादा होगी. इस सिचुएशन में लोगों ने क्या करा, इन कॉइन्स को इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया कि इनके अंदर सिल्वर और गोल्ड की कीमत तो इसके ऊपर जितना लिखा है उससे भी ज्यादा है. तो ये भी गड़बड़ मामला हो गया. फिर धीरे धीरे जन्म हुआ अलॉय कॉइन्स का, जो आज हम कॉइन्स वगैरह यूज करते हैं, मेटल के कॉइन्स वगैरह. पेपर मनी आई, जो आज हम नोट्स यूज करते हैं. तो कहीं ना कहीं इजी हो गया पैसे को बनाना, पैसा छापना. फिर धीरे धीरे प्लास्टिक मनी का जन्म हुआ, क्रेडिट कार्ड्स हो गए, हमारे डेबिट कार्ड्स वगैरह हो गए, फूड के लिए भी कार्ड्स वगैरह होते हैं, सोडेक्सो वगैरह हमारे पास में. आज ई मनी चलती है, हम लोग पेटीएम कर सकते हैं, यूपीआई वगैरह होता है, नेट बैंकिंग चलती है. तो इस तरह से धीरे धीरे मनी का क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ. समझ में आ गया. तो देखो हम बात करते हैं सबसे पहले ये जितनी भी स्टेजेस हैं इनके एडवांटेजेस की. बार्टर सिस्टम आया, गुड्स से गुड्स का एक्सचेंज, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से एक्सचेंज पॉसिबल होने लगा. फिर बार्टर सिस्टम के बाद में मेटालिक करेंसी आने लगी, गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स आए. तो कहीं ना कहीं एक्सचेंज और ज्यादा इजी होने लग गया और लोगों के खर्चे बढ़ने लगे. और कहीं ना कहीं सेल और परचेज वाली जो दो एक्टिविटीज थी वो आपस में सेपरेट हो गई. देखो बार्टर सिस्टम में क्या होता था, मैं सामने वाले को मेरा वीट सेल करूंगी तो मैं सेल भी कर रही हूँ और सामने वाले से उसका राइस परचेज करूंगी. दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, सेल भी हो रहा है, परचेज भी हो रहा है. लेकिन आज सेल्स और परचेजेस अलग अलग होती है. हम दुकानदार से सिर्फ परचेज ही करके आते हैं, अपनी कोई चीज सेल करके नहीं आते. समझ में आ गया. फिर धीरे धीरे किसका जन्म हुआ, पेपर मनी का जन्म हुआ, जो आज हम नोट्स वगैरह यूज करते हैं, 500 के नोट, 100 वगैरह के नोट. तो अब इसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा गोल्ड और सिल्वर की रिजर्व्स रखने की जरूरत नहीं है. कहीं ना कहीं ग्लोबल लेवल पर हम लोग एक्सपैंड होने लग गए हैं. इंटरनेशनली हम लोग चीजें खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं. इन्वेस्टमेंट बहुत आसान हो चुका है और मनी की सप्लाई बहुत इलास्टिक हो चुकी है. जब भी लगता है यार पैसे की कमी है तो आरबीआई नोट्स छाप सकता है. नोट छापना आसान है. फिर जन्म हुआ ई मनी का. आज की दुनिया में ई मनी चलता है. तो कहीं ना कहीं प्रिंटिंग कॉस्ट भी बच गई, हमें नोट्स कम बनाने पड़ते हैं, कॉइन्स कम बनाने पड़ते हैं. कहीं ना कहीं पेपर का यूज कम हो चुका है. एनीवेयर
एनी टाइम नेट बैंकिंग है, हम कहीं से भी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, कभी भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल भर सकते हैं, बच्चों की स्कूल की फीस पे कर सकते हैं, ऑफिस में से, चाहे ट्रैवल करते हुए, बस में बैठे हैं, घर पर बैठे, रात को करें, एनी टाइम हम लोग ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। ट्रेड आसान हो चुका है, कभी भी कोई भी चीज खरीद लेते हैं, कभी भी फटाफट से स्विगी करा, जोमेटो करा, कभी भी अमेजोन से कुछ मंगा लिया, तो ट्रेड पॉसिबल है। और कहीं ना कहीं अकाउंट को टैकल करना भी बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट हो चुका है, सारी चीजें हमारे मोबाइल में है। समझ में आ गया? वहीं देखो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, कहीं ना कहीं हर मेथड के अंदर हर स्टेज पर कुछ ना कुछ कमियां भी रह गई। सबसे ज्यादा डिसएडवांटेजेस थे बार्टर सिस्टम के। देखो बार्टर सिस्टम में एक होता था डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, अभी आगे चल के इसे और डिटेल में पढ़ेंगे कि अगर मुझे कोई चीज सेल करनी है तो सबसे पहले मैं ये देखूंगी कि यार वीट किसको चाहिए। सपोज मान लो मेरे पास में वीट है, मुझे राइस की रिक्वायरमेंट है, तो सबसे पहले मैं ये देखूंगी राइस किसके पास में अवेलेबल है। ठीक है भाई, वो बंदा मिल गया कि इसके पास में राइस अवेलेबल है। अब उस बंदे को भी मेरे वीट की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए ना, तभी तो एक्सचेंज पॉसिबल है। जो मेरे पास में है उसकी रिक्वायरमेंट उसे होनी चाहिए, जो उसके पास में है उसकी रिक्वायरमेंट मुझे होनी चाहिए, तभी एक्सचेंज पॉसिबल है। ये सबसे बड़ी गड़बड़ थी। कोई कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू नहीं थी, हम किसी भी चीज को मेजर नहीं कर सकते थे बार्टर सिस्टम के अंदर कि किस चीज की कीमत कितनी है। मैं 5 टमाटर दे रही हूँ तो बदले में आप मुझे कितनी गोभी दोगे, कितने आलू दोगे, पता ही नहीं था। फ्यूचर पेमेंट्स पॉसिबल नहीं थे। आज हम लोन लेते हैं, 10-10 साल 20-20 साल बाद में हम पेमेंट करते हैं, तब ऐसा नहीं होता था, क्योंकि पेमेंट्स किसमें होती थी? गाय में, भैंस में, घोड़े वगैरह, यही एसेट्स होते थे, तो बहुत दिक्कत आती थी। स्टोर करने में बहुत दिक्कत आती थी, ट्रेड करने की कॉस्ट, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थी वो भी ज्यादा थी। समझ में आया? फिर धीरे धीरे किसका जन्म हुआ? मेटेलिक करेंसी का जन्म हुआ। मेटेलिक करेंसी हुई तो कहीं ना कहीं लार्ज ट्रांजैक्शंस को करने में दिक्कत आ रही थी, छोटे ट्रांजैक्शंस को करने में दिक्कत नहीं आ रही थी। जब बात लाखों करोड़ों की होती है तब दिक्कत आती थी। कॉइन्स के अंदर इतने सारे कॉइन्स कहाँ से आएंगे? कमोडिटी वैल्यू इज मोर देन फेस वैल्यू। अभी मैंने बताया सिल्वर के कॉइन पर लिखा हुआ 10 रुपए है, ये 10 रुपए क्या है? इसकी फेस वैल्यू है। लेकिन इसके अंदर जो सिल्वर का कंटेंट है उसकी कीमत हो सकता है 20 रुपए हो, 15 रुपए हो। लोगों ने सिक्कों को सेव करना स्टार्ट कर दिया, खर्च करने के लिए यूज में नहीं ले रहे थे। हार्ड टू बी स्प्लिट इनटू स्मॉलर डिनोमिनेशन। मान लो 100 रुपए का कॉइन आता है तो 100 रुपए का ही हमें सामान लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारे पास में 10 रुपए के कॉइन्स नहीं है, 20 रुपए के कॉइन्स वगैरह नहीं है, सीधे हमारे पास में बड़ा कॉइन है, तो हम उसे स्प्लिट नहीं कर सकते, है ना, हमें उतने का सामान लेना ही पड़ेगा। फिर धीरे धीरे कौन सी करेंसी आई? पेपर मनी आ गया। कहीं ना कहीं पेपर मनी आया तो इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, यानी कि महंगाई बढ़ती जा रही है, क्योंकि आरबीआई जब मर्जी आती है कॉइन्स नोट्स वगैरह इशू कर देता है। इतनी सारी करेंसी सर्कुलेशन के अंदर है, जितना लोगों के हाथ में पैसा उतना लोग डिमांड करते हैं। कंट्री में महंगाई आती है, इन्फ्लेशन होता है, डिफिकल्ट हो जाता है बहुत ही ज्यादा इसे हैंडल करना। पॉसिबिलिटी ऑफ फेक करेंसी, बहुत लोग फेक करेंसी भी बना देते हैं, सेम से नोट्स बना देते हैं, नकली नोट बना देते हैं। एक्सेप्टेबिलिटी रिक्वायर्स ट्रस्ट ऑफ पीपल। लोगों का ट्रस्ट भी होना चाहिए, लोग इस तरह से चेक करके देखते हैं ना 500 का नोट असली है या नकली है, तो इस तरह से ट्रस्ट भी होना चाहिए। और लास्ट है ई मनी। ई मनी के आने के बाद में साइबर क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, आपने देखा होगा कभी भी किसी के अकाउंट से 20,000 रुपए निकल गए, 50,000 रुपए निकल गए, इस तरह के क्राइम्स बढ़ रहे हैं। अननेसेसरी परचेजेस, हम बिना सोचे समझे, हमारे पेटीएम में पैसा है, बैंक अकाउंट में पैसा, हम बिना सोचे समझे कोई भी चीज खरीद लेते हैं, चाहे यूज की भी नहीं है। और एक्सेप्टेबिलिटी इश्यूज है, हर कोई जो है वो पेटीएम एक्सेप्ट नहीं करता। डेवलप्ड सिटीज में सब एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन अगर आप थोड़ी सी अंडर डेवलप्ड सिटी के अंदर चले जाओ, गांव में चले जाओ, तो बहुत जगह पेटीएम वगैरह को एक्सेप्ट नहीं करा जाता, वो कैश की डिमांड करते हैं। समझ में आ गए डिसएडवांटेजेस? इसमें बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाना, समझ में आया? आगे बात करते हैं। देखो मनी के क्या क्या काम हो जाते हैं। मनी सबसे पहले क्या काम करती है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करती है। पैसा है तो आज एक्सचेंज पॉसिबल है। मुझे कोई भी चीज खरीदनी है, ब्रेड खरीदना है, बटर खरीदना है, सामने वाले को पैसे दूंगी और अपना सामान ले आऊंगी। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम कर रहा है। सेल और एक्सचेंज जो है, परचेजेस वगैरह, वो सारी चीजें पॉसिबल है। मनी इज यूज्ड एज अ मेजर ऑफ वैल्यू। अगर पैसा है तो हम पैसे के अंदर किसी भी चीज को तोल सकते हैं। आप पूछोगे मैम आपकी गाड़ी की कीमत कितनी है, तो मैं पैसे के अंदर बता सकती हूँ, 8 लाख की है, 10 लाख की है, इस तरह से पॉसिबल है। रेस्टोरेंट में जाते हैं, मेन्यू देखते हैं तो लिखा होता है ना पनीर लबाबदार इतने का, पनीर जलफ्रेजी वगैरह इतने की, इस तरह से। तो हम हर चीज को मनी की टर्म्स में बता सकते हैं। मनी को हम स्टोर करके रख सकते हैं, गुल्लक में रख सकते हैं, तिजोरी में रख सकते हैं, बैंक अकाउंट के अंदर रख सकते हैं, हमारे मोबाइल में रख सकते हैं, हमें पेपर फॉर्म में भी रखने की जरूरत नहीं है आजकल तो। एंड स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स, आज अगर मनी पॉसिबल है, मनी एग्जिस्ट करता है, तो हम आराम से डेफर्ड पेमेंट्स कर सकते हैं, यानी कि फ्यूचर पेमेंट्स पॉसिबल है। हमने लोन लिया, 10-10, 20-20 साल बाद में हम रिटर्न करेंगे, उस पर हम इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि पैसा एग्जिस्ट करता है। समझ में आया?
तो मनी की एक कंप्लीट डेफिनेशन क्या बन जाती है, मनी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो किसका काम कर रहा है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम कर रहा है, स्टोर ऑफ वैल्यू का काम कर रहा है, मेजर ऑफ वैल्यू का काम कर रहा है, किसी भी चीज को हम पैसे में तोल सकते हैं, एंड अ स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट्स, पैसा है तो आज हम फ्यूचर पेमेंट्स कर सकते हैं। समझ में आ गया। एक छोटी सी डेफिनेशन और बन जाती है, मनी इज व्हाट मनी डस। मनी क्या है, जो भी मनी काम करती है ना, जो भी ये मनी के फंक्शंस है, 4 फंक्शंस है, यही मनी है। मनी इज व्हाट मनी डस, जो मनी काम कर रही है वही मनी है। समझ में आ गई, चारों चीजें इंपॉर्टेंट बातें थी। आगे बढ़े, देखो बार्टर सिस्टम की बात करते हैं जो पहले चला करता था। बता दिया मैंने बार्टर सिस्टम में क्या होता है, गुड्स से गुड्स का एक्सचेंज होता है, और एक ऐसी इकोनॉमी, एक ऐसी जगह जहां पर बार्टर सिस्टम ही चलता है, पैसा एग्जिस्ट नहीं करता, इस तरह की इकोनॉमी को बोला जाता है C2C इकोनॉमी। C2C इकोनॉमी बोले तो कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी, यानी कि गुड्स के बदले गुड्स का एक्सचेंज होता है। कमियां कहाँ रह गई, ड्रॉबैक्स यानी कि लिमिटेशंस क्या थे बार्टर सिस्टम के, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, जो मेरे पास में चीज है सामने वाले को उस चीज की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, सामने वाले के पास में भी वो चीज होनी चाहिए जिसकी मुझे जरूरत है। मुझे राइस खरीदने हैं, वीट बेचना है, सामने वाले को वीट की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, प्लस सामने वाले के पास में राइस भी अवेलेबल होना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति को ढूंढना कहीं ना कहीं नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। ये बार्टर सिस्टम की कमी थी। लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, हम किसी चीज को मेजर ही नहीं कर सकते थे बार्टर सिस्टम के अंदर कि भाई अगर मैं आपको इतने गेहूं दे रही हूं तो बदले में आप मुझे कितने एप्पल दोगे, 4 एप्पल दोगे, 5 एप्पल दोगे, ये मेजर करना ही बहुत मुश्किल था। फ्यूचर पेमेंट्स यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स यानी कि डेफर्ड पेमेंट्स बहुत मुश्किल थी। मैं आपको 10 साल बाद में लोन का पैसा चुकाऊंगी, तो यार किस में चुकाऊंगी, 10 साल बाद में मैं आपको मेरा घोड़ा दूंगी, मैं आपको मेरी गाय दूंगी, और गाय के साथ में इंटरेस्ट के तौर पे क्या दिया जाएगा, बछड़ा दिया जाएगा। तो इस तरह से कैलकुलेट करना ही बहुत मुश्किल था। आज हम आराम से निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट इतना है, इंटरेस्ट इतना बनता है, और क्या गारंटी है यार 10 साल बाद में वो गाय, जो घोड़ा आपने प्रॉमिस करा है आप पैसे के तौर पे उसे वो दोगे, वो जिंदा भी रहेगा या नहीं रहेगा। समझ में आया। और कहीं ना कहीं चीजों को स्टोर करना बहुत मुश्किल था, ट्रांसफर करना बहुत मुश्किल था, स्टोर करने की कॉस्ट आती थी, चीजें खराब हो जाती थी, ट्रांसपोर्ट में बहुत दिक्कत होती थी। समझ में आ गई, ये कमियां थी बार्टर सिस्टम की। आगे बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ मनी, अलग अलग तरह की मनी की बात करते हैं। देखो 4 तरह की मनी है। सबसे पहला आता है फिएट मनी एंड फिड्यूशरी मनी। कौन सी, फिएट मनी, दूसरी कौन सी है, फिड्यूशरी मनी, और एक होता है फुल बॉडीड मनी, और साथ में कौन सी है, क्रेडिट मनी है। एक बार यहीं पर बता दूं, फिएट मनी का मतलब है जो हम पेपर नोट्स यूज करते हैं, जो हम कॉइन्स यूज करते हैं, जो सरकार ने इशू करवाए हैं, दैट इज फिएट मनी। और चेक वगैरह जो होते हैं, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज वगैरह होते हैं, चेक्स वगैरह, उन्हें हम बोलते हैं फिड्यूशरी मनी। फुल बॉडीड मनी यानी कि जो ब्रिटिश रूल के टाइम पर सिल्वर और गोल्ड के कॉइन्स चला करते थे उसे फुल बॉडीड मनी बोलते हैं, और जो आज मेटल के कॉइन्स चलते हैं, अलॉय कॉइन्स चलते हैं, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, क्रेडिट मनी। देख लो यहाँ पर फिएट मनी कौन सी मनी है, जो सरकार के ऑर्डर पर इशू करी जाती है, यानी कि जितने भी पेपर नोट्स हैं, जितने भी कॉइन्स हैं, ये सरकार के ऑर्डर पर इशू करे जाते हैं, इसे हम बोलते हैं फिएट मनी। फिएट मनी को ही हम लीगल टेंडर मनी भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना, क्योंकि कोई भी पर्सन इस मनी को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता। अगर आप मुझे 500 का नोट दोगे किसी चीज के बदले, तो मैं उसे एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकती, मुझे वो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, लीगल टेंडर मनी है। वहीं फिड्यूशरी मनी का मतलब क्या होता है, ये सरकार के ऑर्डर पर इशू नहीं करी जाती, पार्टीज आपस में ट्रांजैक्शन करती हैं चेक्स वगैरह के थ्रू, बिल्स ऑफ एक्सचेंज वगैरह के थ्रू, क्योंकि दोनों पार्टीज में आपस में क्या है, एक ट्रस्ट है। जो चेक पे कर रहा है और जिसके पास में पैसा जाने वाला है पे, उनके बीच में आपस में क्या है, ट्रस्ट है। उसे बंदे को पता है कि यार इसके अकाउंट में पैसा होगा तभी ये मुझे चेक दे रहा है। तो सरकार के ऑर्डर पर इशू नहीं करी जाती नोट्स और कॉइन्स की तरह, दोनों पार्टीज के बीच में आपस में ट्रस्ट है, तो इस तरह की मनी भी चलती है। चेक वगैरह किसमें आ गए, फिड्यूशरी मनी में। फिर फुल बॉडीड मनी का मतलब है, मैंने अभी भी बताया, जितना कॉइन के ऊपर लिखा हुआ होता है, 10 रुपए लिखा है, इसे हम लोग बोलते हैं फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू, या फिर इसी का दूसरा नाम होता है मनी वैल्यू। क्या होता है, मनी वैल्यू। समझ में आया। और जितना इस कॉइन को आप पिघालोगे, इसके अंदर जो सिल्वर निकलेगा, जो भी गोल्ड वगैरह निकलेगा, उसकी कितनी वैल्यू है उसे बोला जाता है कमोडिटी वैल्यू। क्या कहते हैं, कमोडिटी वैल्यू। तो जो ब्रिटिश रूल के टाइम पर सिल्वर के, गोल्ड के कॉइन्स वगैरह चलते थे, वो फुल बॉडीड मनी में आ जाते हैं, कि जितना उस पर लिखा हुआ है, 10 रुपए लिखा है, ये उसकी मनी वैल्यू है, फेस वैल्यू है, उतनी ही उसकी कमोडिटी वैल्यू है। अगर आप उस सिल्वर के कॉइन को पिघालोगे तो उसके अंदर से 10 रुपए का सिल्वर निकल जाएगा, या तो बराबर 10 रुपए का सिल्वर निकल जाएगा, या फिर ये समझ लो ज्यादा का निकलेगा, 15 रुपए का, 20 रुपए का सिल्वर निकल जाएगा। तो लोगों ने इन कॉइन्स को यूज करना ही बंद कर दिया था, लोग इन
कॉइन्स को इकट्ठा करना लग गए थे। समझ में आया? वही जो आज चलती है उसे हम क्रेडिट मनी बोलते हैं। सिक्के पर लिखा हुआ 10 रुपए है, ये इसकी मनी वैल्यू है, फेस वैल्यू है। लेकिन अगर आप इस कॉइन को पिघालोगे तो इसके अंदर से जो अलॉय निकलेगा, मेटल निकलेगा, शायद उसकी कीमत 2 रुपए 3 रुपए होगी। तो यहाँ पर मनी वैल्यू ज्यादा है, कमोडिटी वैल्यू कम है, इसे हम बोलते हैं क्रेडिट मनी। यहाँ पर क्या था, दोनों बराबर थी कहीं ना कहीं, बल्कि कमोडिटी वैल्यू ज्यादा ही थी। समझ में आ गया? आगे बढ़े, फंक्शंस ऑफ मनी। देखो फंक्शंस ऑफ मनी हम लोगों ने पीछे भी देख लिया। जब हम मनी के फंक्शंस की बात करते हैं तो इसे हम दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। एक होते हैं प्राइमरी फंक्शन यानी कि मेन फंक्शंस, और दूसरे होते हैं सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में दो है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू, जिसे हम यूनिट ऑफ वैल्यू भी बोलते हैं। पीछे भी बताया, मनी है तो एक्सचेंज पॉसिबल है, सेल्स पॉसिबल है, परचेजेस पॉसिबल है। कहीं ना कहीं एक्सचेंज बहुत ही ज्यादा सिंपल हो चुका है, कहीं ना कहीं प्रोडक्शन बढ़ने लगा है, आराम से प्रोड्यूसर रॉ मटेरियल खरीदता है, लेबर को पे करता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देता है, तो एक्सचेंज पॉसिबल है, प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है। सेल और परचेज की जो एक्टिविटीज हैं वो आपस में सेपरेट हो चुकी हैं। हम दुकानदार से खरीद कर ही लाते हैं, परचेजेस ही करते हैं, उसे बदले में कुछ सेल करके नहीं आते, हम सिर्फ पैसा देकर आते हैं। एक्सचेंज पॉसिबल है। मनी है तो हर चीज को मेजर करना पॉसिबल है, यूनिट ऑफ वैल्यू पॉसिबल है। हम बता सकते हैं हमारा लैपटॉप कितने का है, मोबाइल कितने का है, गाड़ी कितने की है, 1 किलो राइस कितने के हैं, हर चीज को हम पैसे में तोल सकते हैं। आगे बात समझ। वहीं अगर हम सेकेंडरी फंक्शन की बात करें तो एक है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, पहले भी बता दिया। फ्यूचर पेमेंट्स पॉसिबल है, लोन वगैरह लिया है, किससे कोई सामान उधार पर खरीदा है, हम उसे फ्यूचर में पेमेंट करेंगे, तो ये चीजें पॉसिबल है। हम आराम से, हमें पता है प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, मेन अमाउंट हमें कितना रिटर्न करना है, प्लस उस पर हम इंटरेस्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले ये चीजें पॉसिबल नहीं थी कि मैं आपको प्रिंसिपल अमाउंट के तौर पर तो मेरी गाय दे दूंगा 10 साल बाद में, और गाय के साथ में जो इंटरेस्ट है उसके तौर पर मैं आपको बछड़ा भी दूंगा। क्या मतलब अजीब सा सीन था। आज फ्यूचर पेमेंट्स पॉसिबल है। कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मार्केट बढ़ता जा रहा है, हम लोग ये शेयर बाजार वगैरह में पैसा लगाते हैं, हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो रहा है, हम लोग इन्वेस्टमेंट वगैरह भी करते हैं। स्टोर ऑफ वैल्यू है, पैसा है तो हम पैसे को स्टोर करके रख सकते हैं। पहले पैसे को हम स्टोर करते हैं, वेल्थ इकट्ठी करते हैं, धन जायदाद जमा पूंजी इकट्ठी करते हैं, फिर उस पैसे को हम क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। कहीं ना कहीं हमारी सेविंग्स बढ़ती जा रही है, और ट्रांसफर भी पॉसिबल है, तभी तो आज ग्लोबल लेवल पर ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स हैं। कोई भी कंट्री किसी दूसरी कंट्री में पैसा लगाती है, इतनी एमएनसीज मल्टीनेशनल कंपनीज ग्रो हो रही हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉसिबल है, कोई भी बाहर की कंट्री हमारी कंट्री में पैसा लगाती है, तो आराम से जो कैपिटल है वो क्या है, परफेक्टली मोबाइल है, पैसा को हम इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं, इवन दूसरी कंट्रीज में भी। समझ में आ गया? सिर्फ एक क्लिक की देरी है, सिर्फ एक क्लिक करना है, पैसा ट्रांसफर। समझ में आया? आगे देखो, एक छोटा सा टॉपिक और आता है, स्टैटिक एंड डायनेमिक फंक्शंस ऑफ मनी। छोटा सा है। देखो स्टैटिक फंक्शंस की जब हम बात करते हैं तो इसमें मनी के दोनों फंक्शंस आ जाते हैं, प्राइमरी फंक्शंस भी आ जाते हैं जो पीछे हम लोगों ने 2 देखे थे, और अभी जो 3 देखे सेकेंडरी फंक्शंस हम लोगों ने, वो भी आ जाते हैं। तो स्टैटिक फंक्शंस में सारे आ गए, प्राइमरी भी आ गए, सेकेंडरी भी आ गए, 5 फंक्शंस आ गए। डायनेमिक फंक्शंस का मतलब है आज पैसा एग्जिस्ट करता है तो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री में एक स्टेबिलिटी बनी हुई है, ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं आ रहे, पाकिस्तान जैसी तो स्थिति नहीं है ना, हमारी पैसा एग्जिस्ट करता है तो, और कहीं ना कहीं प्रोडक्शन बढ़ रहा है, हमारी कंट्री का जीडीपी बढ़ रहा है, हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि मनी एग्जिस्ट करता है। समझ में आया? ये डायनेमिक फंक्शन होता है मनी का। क्लियर है? आगे बात करते हैं सप्लाई ऑफ मनी। भाई सप्लाई ऑफ मनी क्या होता है, इंपॉर्टेंट बात है। पहली बात तो सप्लाई ऑफ मनी क्या है, एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, हमेशा याद रखना, एमसीक्यू में पूछा जाए तो। फ्लो कॉन्सेप्ट नहीं है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है। अगर किसी भी चीज को आप एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मेजर कर सकते हो तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, स्टॉक कॉन्सेप्ट बोल देते हैं। इट रेफर्स टू टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम हमारी कंट्री के लोगों के पास में कुल कितना पैसा है, कितना उन लोगों के पास में हाथ में पैसा है, कितना उन लोगों ने पैसा बैंकों में जमा करा रखा है, पूरे पैसे को प्लस कर दो, हमें क्या मिल जाएगा, सप्लाई ऑफ मनी। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम हमारी कंट्री के लोगों के हाथ में कितना पैसा है, उनकी जेब में, घर में, तिजोरी में, बैंकों में, सबको प्लस कर दो, हमें क्या मिल जाएगा, सप्लाई ऑफ मनी। और इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना, कभी भी जब हम सप्लाई ऑफ मनी की बात करते हैं तो हम गवर्नमेंट के पैसे को इसमें इंक्लूड नहीं करते, याद रहेगा। और कभी भी बैंकिंग सिस्टम यानी कि हमारे कमर्शियल बैंक्स के पैसे को भी हम इसमें इंक्लूड नहीं करते। रीजन क्या है, क्योंकि सरकार हो गई, बैंकिंग सिस्टम, हमारे कमर्शियल बैंक्स वगैरह हो गए, ये लोग उल्टा मनी के सप्लायर्स हैं, ये मनी के प्रोड्यूसर्स हैं, ये मनी बनाते हैं। जैसे आरबीआई का काम है सारे के सारे नोट्स इशू करने का, सिवाय 1 रुपए के नोट के, सारे नोट्स कौन इशू करता है, आरबीआई। बैंकिंग सिस्टम में आ गया।
अब वो जो 1 रुपए का नोट बचा हुआ है वो, और सारे के सारे कॉइन्स इशू करने का काम किसका है? गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट भी मनी के प्रोड्यूसर है, सप्लायर है, और हमारे जो बैंकिंग सिस्टम, कमर्शियल बैंक्स वगैरह हैं, वो भी पैसा बनाते हैं। हम लोग जो बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाते हैं उसी को बैंक दूसरे लोगों को लोन पर दे देते हैं, तो वो पैसे से पैसा बनाते हैं। तो कभी भी सरकार और बैंकिंग सिस्टम के पैसे को हम मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं करते। वही लिखा है, जो लोग मनी के सप्लायर्स हैं, जो मनी को सप्लाई कर रहे हैं, उनके पैसे को हम कभी भी मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं करते। हम लोग सिर्फ उनके पैसे को मनी सप्लाई में इंक्लूड करते हैं जो पैसे की डिमांड कर रहे हैं, यानी कि आम जनता, हम लोग, प्रोड्यूसर्स वगैरह। समझ में आ गया? आगे बात करें, देखो मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए हमारे पास में 4 तरीके हैं, बोले तो 4 ऑल्टरनेटिव्स हैं। एक को बोलते हैं M1, एक है M2, एक है M3, एक है M4। हमारे कोर्स में सिर्फ M1 है, तो M1 को डिटेल में देखेंगे, बाकियों को एक बार ऐसे ही बता दूंगी। देखो M1 मेजर से हम मनी सप्लाई कैसे निकालते हैं, 3 चीजों को प्लस करके। एक होता है C, एक होता है DD और दूसरा होता है OD। C का मतलब होता है करेंसी हेल्ड बाय द जनरल पब्लिक। हम लोग जनरल पब्लिक के हाथ में जो पैसा है, जो हम लोगों ने हमारे घर में पैसा रख रखा है, हमारी पॉकेट में पैसा है, हमारी तिजोरी में पैसा है, बैंक के पैसे की बात नहीं करी, जनरल पब्लिक के हाथ में जो पैसा है, घर में जो पैसा है, उसे बोलते हैं करेंसी हेल्ड बाय जनरल पब्लिक। समझ में आया? एक होता है DD। DD का मतलब है डिमांड डिपॉजिट्स। हम लोगों ने जो हमारा पैसा कमर्शियल बैंक्स के पास में जमा करा रखा है, SBI, PNB, देना बैंक, येस बैंक वगैरह के पास में जमा करा रखा है, वो भी कौन सा पैसा? डिमांड डिपॉजिट। इसके अंदर याद रखना कभी भी FD नहीं आती, फिक्स डिपॉजिट्स नहीं आते हैं, इसमें सिर्फ हम डिमांड डिपॉजिट्स लेते हैं। डिमांड डिपॉजिट्स मतलब वो पैसा जो हमारे सेविंग बैंक अकाउंट में है, हमारे करंट बैंक अकाउंट में है, जिसे हम कभी भी चेक इशू करके निकलवा सकते हैं, जिसे हम कभी भी पेटीएम से निकलवा सकते हैं, सेल्फ ट्रांसफर कर दिया तो जिसे हम कभी भी चेक इशू करके कभी भी निकलवा सकते हैं। कभी भी हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करके उस पैसे से हम लोग कोई चीज खरीद सकते हैं, वो पैसा भी इसमें आ जाता है। FD कभी नहीं आता, क्योंकि FD आप चेक इशू करके नहीं निकलवा सकते। अगर आपको FD तोड़वानी है तो कुछ ना कुछ अमाउंट आपका डिडक्ट होता है। समझ में आया? और थर्ड होता है OD। OD का मतलब है अदर डिपॉजिट्स। इसमें 3 चीजें आती हैं। हमारे जितने भी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे नाबार्ड हो गया, जैसे LIC वगैरह हो गया, इनका पैसा जो RBI के पास में है, ये अपना पैसा RBI के पास में जमा रखवाते हैं, वो इसमें आता है। जो दूसरी कंट्रीज के सेंट्रल बैंक हैं, US का सेंट्रल बैंक वगैरह है, या फिर दूसरे देशों की सरकार का पैसा जो हमारे RBI के पास में है, वो इसमें आ जाता है। और जितने भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का पैसा भी हमारे RBI के पास में है, वो भी इसमें आ जाता है। नंबर 1, करेंसी हेल्ड बाय जनरल पब्लिक, हम लोगों के हाथ में जो पैसा है। डिमांड डिपॉजिट्स मतलब हम लोगों ने जितना भी पैसा सेविंग बैंक अकाउंट और करंट बैंक अकाउंट में रख रखा है, जिसे हम कभी भी चेक इशू करके निकलवा सकते हैं, वो डिमांड डिपॉजिट्स हो गया। अदर डिपॉजिट्स का मतलब है हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे नाबार्ड हो गया, LIC का पैसा जो RBI के पास में है। दूसरे देशों के सेंट्रल बैंक, दूसरे देशों की सरकार का पैसा जो हमारे RBI के पास में है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का पैसा जो हमारे RBI के पास में है। ये तीनों चीजें किसमें आ गई? अदर डिपॉजिट्स में आ गया। याद रखना, कभी भी हमारी सरकार का पैसा, मैंने ऊपर हमारी सरकार के पैसे की बात नहीं करी ना, दूसरी कंट्रीज के सरकार के पैसे की बात करी है। हमारी गवर्नमेंट का पैसा और हमारे बैंकिंग सिस्टम, हमारे कमर्शियल बैंक्स का पैसा कभी भी अदर डिपॉजिट्स में नहीं आता, क्योंकि पीछे भी बताया ये लोग कौन है? मनी के सप्लायर्स है। समझ में आ गया? छोटी सी बात, जब मैं डिमांड डिपॉजिट्स की बात करती हूँ तो मैं बात करती हूँ नेट डिमांड डिपॉजिट्स की, कभी भी मैं ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट्स की बात नहीं करती, क्योंकि ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट्स के अंदर एक बैंक का पैसा जो दूसरे बैंक के पास में है वो भी आ जाता है। इसीलिए हम ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट्स की बात नहीं करते, क्योंकि हम यहाँ पर हमारे बैंक्स के पैसे को इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि बैंक्स क्या है? सप्लायर ऑफ मनी है। हम नेट डिमांड डिपॉजिट्स की बात करते हैं, जो हमारा पैसा कमर्शियल बैंक्स के पास में आम जनता का। समझ में आया? वही एक्सप्लेन करा है कैसे निकालते हैं। करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स विद पब्लिक, ऑफ द पब्लिक विद कमर्शियल बैंक्स, और लास्ट है अदर डिपॉजिट्स। अदर डिपॉजिट्स में 3 चीजें आ गई। हमारे पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का पैसा RBI के पास में, फॉरेन सेंट्रल बैंक्स और फॉरेन गवर्नमेंट का पैसा RBI के पास में, और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का पैसा RBI के पास में। क्लियर है एकदम? एक छोटी सी बात, टर्म डिपॉजिट्स और डिमांड डिपॉजिट्स में क्या डिफरेंस होता है? देखो, हमारा पैसा जो हमारे सेविंग बैंक अकाउंट में है, मम्मी वगैरह का, बच्चों का सेविंग बैंक अकाउंट होता है, पापा वगैरह का भी होता है। अगर आपके पापा बिजनेसमैन है तो उनका करंट बैंक अकाउंट होगा। तो हमारे सेविंग बैंक अकाउंट और करंट बैंक अकाउंट में जो पैसा होता है उसे हम लोग बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट्स। इस पैसे को हम कभी भी चेक इशू करके निकलवा सकते हैं। इस पैसे से हम कभी भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इस पैसे से हम इलेक्ट्रिसिटी बिल, बच्चों की फीस वगैरह पे कर सकते हैं। और जो हम FD वगैरह करवाते हैं उसका टाइम फिक्स होता है ना, कि FD हमारी मैच्योर होगी 5 साल बाद में, 10 साल बाद में, 8 साल बाद में, उसे हम बोलते हैं टर्म डिपॉजिट।
तो टर्म डिपॉजिट का टाइम फिक्स होता है, इनका टाइम फिक्स नहीं होता। इस पैसे को हम कभी भी नहीं निकलवा सकते, मैच्योरिटी पर ही निकलवा सकते हैं। बीच में अगर इमरजेंसी में निकलवाया तो कुछ पैसा डिडक्ट होता है। इस पैसे को हम कभी भी निकलवा सकते हैं चेक इशू करके हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये चेकेबल डिपॉजिट्स नहीं है, चेक देकर हम इस पैसे को नहीं निकलवा सकते। एफडी है, ये चेकेबल डिपॉजिट्स है। सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में जो पैसा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स, डीडी। करेक्ट है। अब देखो M2 कैसे निकालते हैं, कोर्स में नहीं है ऐसे बता रही हूँ। जो M1 आया ना पीछे, M1 कैसे आया, C प्लस DD प्लस OD, उसमें एक चीज प्लस कर दो, जो हमारा पैसा पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट में होता है। जो हमारा पैसा कहाँ पर होता है, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट में, उसे प्लस कर दो, M2 आ जाएगा। M3 कैसे निकालेंगे, जो पीछे M1 आया था उसमें जो हम लोग कमर्शियल बैंक्स में टाइम डिपॉजिट्स करवाते हैं, हम लोग जो कमर्शियल बैंक्स में एफडी करवाते हैं ना, उसे प्लस कर दो, हमारे पास में M3 आ जाएगा। और M4 कैसे आएगा, जो ऊपर M3 आया है, ऊपर वाला M3 कैसे आया, M1 प्लस हम लोग जो कमर्शियल बैंक्स में टाइम डिपॉजिट्स करवाते हैं, एफडी करवाते हैं, दोनों को प्लस करा तो M3 आया। ये M3 ले लो, इसके साथ में पोस्ट ऑफिस में जितना भी पैसा जमा कराते हैं हम लोग, वो सारा पैसा ले लो। चाहे पोस्ट ऑफिस में हम लोगों ने एफडी कराई है, चाहे थोड़े से टाइम के लिए डिपॉजिट करवाए, सारा पैसा आ जाता है। समझ में आ गया, एक बार देख लेना बस इसे। अब छोटी सी बात याद रखना, M1 और M2 को हम बोलते हैं नैरो मनी। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, M1 M2 क्या है, नैरो मनी है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन M3 और M4 में बहुत बड़ी बड़ी चीजें आ जाती है, इसमें एफडी वगैरह भी आ जाता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं ब्रॉड मनी। और M3 का दूसरा नाम है एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स। समझ में आया। आगे बात करते हैं सप्लायर्स ऑफ मनी, लास्ट टॉपिक। हमारी कंट्री में कौन कौन मनी को सप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले कौन आता है, सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री यानी कि हमारा आरबीआई। आरबीआई मनी का सप्लायर है। जितने भी नोट्स हैं, सारे के सारे नोट्स इशू करने का काम किसका है, आरबीआई का, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट। 1 रुपए का नोट आरबीआई इशू नहीं करता। और आरबीआई नोट्स कैसे इशू करता है, उसके लिए आरबीआई को रिजर्व रखना पड़ता है, मिनिमम रिजर्व रखना पड़ता है कम से कम 200 करोड़ का। और इस 200 करोड़ के मिनिमम रिजर्व में से कम 115 करोड़ जो है वो गोल्ड की फॉर्म में होना चाहिए। मिनिमम 115 करोड़ गोल्ड की फॉर्म में होना चाहिए। बाकी का बचा कुचा जो है वो फॉरेन सिक्योरिटीज की फॉर्म में भी हो सकता है। समझ में आ गया। नंबर 1 कौन है, आरबीआई। क्या करता है, सारे के सारे नोट्स इशू करता है एक्सेप्ट 1 रुपी नोट। फिर आता है, एक बार थर्ड वाला बता देती हूँ पहले, गवर्नमेंट। अब जो 1 रुपए का नोट बचा हुआ है वो 1 रुपी का नोट, और उसके साथ में जितने भी कॉइन्स हैं, सारे के सारे कॉइन्स और 1 रुपी का नोट इशू करने का काम है हमारी गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट के अंदर भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में भी हमारी मिंटिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया का काम है सारे के सारे कॉइन्स और 1 रुपी का नोट इशू करने का। और लास्ट आता है कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं, कमर्शियल बैंक्स में देखो जो हम लोग पैसा जमा कराते हैं, वो पैसा हम लोगों ने कमर्शियल बैंक्स में जमा कराया। कमर्शियल बैंक्स उस पैसे में से थोड़ा सा रिजर्व रखते हैं और उसी पैसे से दूसरे लोगों को लोन दे देते हैं। हमने पैसा जमा कराया, उसमें से थोड़ा सा रिजर्व रखा कि कल को नेहा मैम पैसा मांगने आ जाए तो देने के लिए होना चाहिए, बाकी पैसे को दूसरे लोगों को लोन पर दे देते हैं। तो वो इस तरह से पैसा बनाते हैं। तो कमर्शियल बैंक्स भी क्या कर रहे हैं, वो डायरेक्टली कोई करेंसी इशू नहीं कर रहे, बट वही है, हमारे जो चेकेबल डिपॉजिट्स हैं, हम लोगों ने जो बैंक्स में पैसा जमा कराया, उस पैसे से कमर्शियल बैंक्स दूसरे लोगों को लोन देके पैसे से पैसा बनाते हैं। इससे भी हम लोग क्या कहते हैं कि कमर्शियल बैंक्स भी कौन है, मनी के सप्लायर्स हैं। और ये जो कमर्शियल बैंक्स पैसे से पैसा बना रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैंक मनी। ये वो पैसा है जिसे हम कभी भी डिमांड करके निकलवा सकते हैं, चेक इशू करके, इसीलिए इस पैसे को हम क्या बोलते हैं, डीडी, डिमांड डिपॉजिट। समझ में आ गया। लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक गिवन है, बैंक मनी क्या होता है। बैंक मनी पीछे भी बताया मैंने आपको, जो कमर्शियल बैंक्स पैसे से पैसा बनाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बैंक मनी बोलते हैं। ये क्या है, डिमांड डिपॉजिट्स हैं जो कमर्शियल बैंक्स के पास में होते हैं। इस पैसे को हम कभी भी चेक इशू करके निकलवा सकते हैं। और एक होता है हाई पावर्ड मनी, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक आ जाता है, हम लोगों के हाथ में जो पैसा है वो आ जाता है। वॉल्ट कैश ऑफ कमर्शियल बैंक्स, हम लोगों ने जो अपना पैसा कमर्शियल बैंक्स के पास में जमा कर रखा है वो भी आ जाता है। और कमर्शियल बैंक्स ने जो आरबीआई के पास में अपने रिजर्व्स रखवा रखे हैं वो भी आ जाता है। तो सारा पैसा आ गया, हम लोगों के हाथ में जो पैसा है, हम लोगों ने जो पैसा कमर्शियल बैंक्स में जमा करा रखा है, कमर्शियल बैंक्स के खुद के रिजर्व्स, कमर्शियल बैंक्स ने जो रिजर्व्स रखवा रखे हैं आरबीआई के पास में, वो सारा पैसा किस में आ जाता है, हाई पावर्ड मनी में आ जाता है। इसी के दूसरे नाम है मॉनेटरी बेस, बेस मनी या फिर रिजर्व मनी। समझ में आ गया ये चैप्टर। इसी के साथ में चैप्टर नंबर 5 मनी भी हमारा कंप्लीट हो गया।
अब कल की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, हमारा चैप्टर नंबर 6 बैंकिंग और उसी के साथ में आपकी यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगी। देन परसों हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारी यूनिट 3 डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अब लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बता देना, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सारे फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करना ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। जितना आप शेयर करोगे, जितना कमेंट्स आते हैं, लाइक्स आते हैं, व्यूज आते हैं, उतनी मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आप लोगों के लिए और कंटेंट बनाऊं। तो अच्छे से शेयर करना। देन इसके बाद में हम लोग बीएसटी की भी ऐसी ही सीरीज स्टार्ट करेंगे। आई विल सी यू टुमारो, बाय बाय।